बच्चों, आपको सुबह का नमस्कार। और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी पीछे कुछ दिनों में, तो मैं 9th क्लास की वीडियो और 10th क्लास की वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट ये है कि आज के बाद से मेरा पूरा वादा है कि आपको पूरी, है ना, जितना भी चैप्टर का जितना भी कंटेंट है या फिर आपके सिलेबस का जितना भी कंटेंट है, आज से रोज़ आपको एक वीडियो रोजाना मिलेगी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, है ना, और देखते रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे के गया था, है ना, उसका कोई जवाब नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है कि जवाब आप लोग दोगे। बट एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि आपके पास नॉलेज कितनी है। अगर मैं आपसे कह दूं कि अंडर रूट में -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो दिस इज द टाइम टू चेक योर नॉलेज, दैट हाउ मच नॉलेज यू हैव एंड हाउ मच नॉलेज यू हैव गेन टू योर old teachers. This is the time. So the question is that under -2 how can we represent this types of question. तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो हमें इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नंबर लाइन खींचना पड़ेगा, है ना। यहां से लेके अगर मान लीजिए मैं नंबर लाइन खींचता हूं यहां तक, जैसा कि मैंने बताया है कि नंबर लाइन का कोई एंड नहीं होता। इधर जो है अगर बीच में मैं मान लूं कि ये 0 है, तो ये -∞ की तरफ जाता है और ये +∞ की तरफ जाता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और बीच में आप बराबर बराबर यूनिट काटते हो, ये सेंटीमीटर नहीं है या ये मीटर नहीं है, ये हो सकता है बट ये है नहीं, ये यूनिट है, एक बराबर यूनिट है। तो अगर आप इसको सेंटीमीटर मानते हो तो +1 सेंटीमीटर, +2 सेंटीमीटर, है ना, +3 सेंटीमीटर और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी, है ना। ये -1, -2, -3, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि अंडर रूट -2 को इस नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको पता है कि अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा बड़ा बना दूं आपके लिए, है ना। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस नंबर लाइन पे, है ना। आपका ये एक यूनिट का होता है और अगर हमें अंडर रूट 2 प्राप्त करना है तो यहाँ पे हमें क्या, अंडर रूट 2 -1 इतना हमें लेना होगा। तो अंडर रूट 2 -1 का मतलब क्या, अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 का मतलब क्या, 1। इसका मतलब हमें अगर अंडर रूट 1 यहाँ, अंडर रूट 2 यहाँ पे प्राप्त करना है तो इसकी जो लेंथ है ना वो 1 होनी चाहिए, है ना। इसकी जो लेंथ है वो 1 होनी चाहिए। अब ये चीजें कैसे हुई थी ये मैंने आपको समझाया था कि भाई एक पाइथागोरस के थ्योरम है। क्या है कि भाई देखो, हाइपरटेंड्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये बेस का स्क्वायर, है ना, प्लस बेस का स्क्वायर, ये था। तो हाइपरटेंड्यूज आपको निकालना होता है। अगर ये चीज आपको निकालनी, ये चीज आपको नहीं पता है, अगर ये निकालनी हो और दो चीजें आपको पता हो, मीन्स परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, तो हाइपरटेंड्यूज आप निकालते हो किस तरह से, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। मीन्स h² इज इक्वल टू हो जाता है आपका, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही, इसकी वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही। इसका मतलब h इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 1 1 2 हो जाएगा और रूट 2 हो जाएगा। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, इस बार मैंने दोहरा दिया। तो रिपीट भी चाहिए, है ना, और ये भी चाहिए कि हर चीज एक दूसरे से कैसे लिंक है, कैसे इंटरलिंक है, ये भी जानना चाहिए आपको। तो दोनों चीजें मैं बता रहा हूं। अब एक बात अपने दिमाग में ढूंढिए
यहाँ पे -2 है, तो आपके दिमाग में एक बार यूं आ रहा होगा कि सर जी आप तो इधर बनाए थे, ये चीज इस तरफ ड्रॉ किए थे, अगर -2 लाना है तो क्यों ना यही चीज हम इस तरफ ड्रॉ कर लें, है ना, इस तरफ ड्रॉ कर लें, तो कर लो भाई, कोई समस्या नहीं है। ये आपका, ये वैल्यू आपकी -1 हो जाती है इतनी दूर की। अगर मान लो ये भी अगर -1 ही चले या ना -1 चले, ये प्लस ही चले, मान लो, कुछ भी मान लो तो कुछ भी मान सकते हो, इसमें कोई वो थोड़ी है। तो हमें हाइपरटेंड्यूज -2 अंडर रूट पे -2 मिलना चाहिए। और कैसे मिलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हमें हाइपरटेंड्यूज जो है वो -2 मिलनी ही चाहिए। तो कैसे मिलेगी? अगर आपको ये वैल्यू, यानी कि बेस अगर आपका -1 है, ठीक है, और इसको भी अगर +1 रख लो, है ना, माइनस रख के भी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अब एक बार देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये प्लस में है, या अगर माइनस में भी हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, अभी 1-2 मिनट में मैं बता दूंगा कि मैं समझाना क्या चाहता हूं, ठीक है। बस ये समझ जाओ कि अभी मैं कर क्या रहा हूं, वो आप ध्यान से देखो। यहां पे अगर हम प्लस ले लें या फिर माइनस ही ले लें, एक तरह समझ लो माइनस ही ले लो, चलो, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना। किसी भी नेगेटिव चीज को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो प्लस में आ जाता है, इसकी वैल्यू प्लस में। अब ये हमारा बेस -1 था ही, अब इसका भी स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही आएगा, इसका मतलब 1 का 2 हो गया, और ये h स्क्वायर है, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चली जाएगी वैल्यू, तो अंडर रूट में 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमें -2 नहीं मिला, और अगर हम यहाँ पे प्लस रखते, एक को माइनस रखते, तो भी प्लस वाला तो प्लस आना ही था। अगर यहाँ पे हमने प्लस रखा होता कि जो बेस है वो आपका +1 है, तो हमने +1 रख दिया, तो +1 का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो रहा है। इसका मतलब किसी भी कीमत पर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमको अंडर रूट का -2 नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पे। मतलब क्या है, मतलब साफ साफ है कहने का कि ये जो अंडर रूट का -2 है ना, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, कारण आपके सामने है, क्योंकि जैसे हम अंडर रूट की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम उसी तरीकों को फॉलो करके हम नंबर लाइन पे इस अंडर रूट -2 को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, बट हम कामयाब नहीं हुए, ये हो नहीं पाया। तो इन परीक्षणों से, है ना, जो हमारा अभी हम स्टडी किए हैं, उससे ये लग रहा है कि अंडर रूट -2 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता। और ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, अंडर रूट -5, है ना, मतलब रूट के अंदर जो भी वैल्यू अगर माइनस में होती है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, है ना, उनको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मतलब कि साफ साफ देख लो, नंबर के 2 पार्ट होते हैं। नंबर के कितने पार्ट होते हैं? नंबर के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो होता है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है, और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता है उसको हम कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाता उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब कि जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया वो रियल नंबर, और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ वो इमेजिनरी नंबर। बात समझ में आई? मतलब जो चीजें हमारी कल्पना में होती हैं
उसको हम असलियत में नहीं उतार सकते हैं, वो सिर्फ कल्पना की ही बातें होती हैं। ये अंडर रूट का -2 ये सिर्फ हम सोच सकते हैं कल्पना में, इसको कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, कहीं भी इसको लिख नहीं सकते, कहीं भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जो रिप्रेजेंट नहीं हुआ वो आपका इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है, और जो आपका रिप्रेजेंट हो गया, जिसको आपने लिख दिया, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास वैलिड प्रूफ है, तो वो आपका रियल नंबर होता है। बाकी जो भी होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। अब ये चीजें आप थोड़ा सा हायर क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे कि एक वैल्यू होती है i²। i का मतलब ये होता है इमेजिनरी नंबर। i² की वैल्यू होती है -1। क्या होती है? -1। अब भाई यहाँ पे हम क्या रखते हैं? i² की वैल्यू यहाँ पे हम -1 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं। कैसे होता है देखो एक बार, अंडर रूट का 2 इंटू इसको -1 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं इस चीज को। अब ये -1 इज इक्वल टू i², है ना, ये वैल्यू क्या हो जाती है 2i²। और ये स्क्वायर क्या होता है? ये अंडर रूट के बाहर चला जाता है, इसका मतलब आ जाता है 2i। और i का मतलब क्या? ये अंडर रूट 2 एक इमेजिनरी नंबर है। ये आप हायर क्लास में जाओगे, थोड़ा सा 10वीं से आगे जब क्लास में जाओगे 11वीं 12वीं में, तो आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी, है ना। तो कुल मिला के जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है, क्या है मैं बताता हूं आपको कि है क्या। जो कंक्लूजन है वो क्या है? कंक्लूजन ये है कि नंबर के दो पार्ट हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर, है ना। एक वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इज कॉल्ड रियल नंबर, और द नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, है ना। तो देखो, अब यार देखो, कभी कभी क्या होता है कि लोग गलत गलत परिभाषाएं बता के, है ना, अपना धंधा चलाते हैं। बट मेरा ऐसा बिल्कुल मूड नहीं है। अगर आपका मन हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ही सब्सक्राइब मारो, तो ही लाइक मारो, अदरवाइज जैसी चीज़ें चल रही वैसे तो चलेंगी। मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है कि आपको नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना, तो दैट इज द थिंग आई एम डूइंग। तो आपका काम ये है कि पढ़ते रहो। देखो भाई, अब रियल नंबर की अगर आपको डेफिनेशन पूछे, रियल नंबर की डेफिनेशन पूछ ले, तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर विच कैन बी represented on number line is called real number। ठीक है, तो वो चीजें जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं वो है रियल नंबर, और जो नहीं कर पाते हैं वो है आपका इमेजिनरी नंबर। एक्चुअली में मित्रों बात ये है कि जो रियल नंबर है ना वो बहुत बड़ा है। जो रियल नंबर है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना। ये जो आप इंटीजर पढ़ते हो, ये जो आप नेचुरल नंबर पढ़ते हो, ये जो आप होल नंबर पढ़ते हो, ये जो माइनस इंटीजर पढ़ते हो, प्लस इंटीजर पढ़ते हो, -0 पढ़ते हो, है ना, सॉरी माइनस इंटीजर पढ़ते हो, 0 इंटीजर पढ़ते हो, रेशनल नंबर पढ़ते हो, इरेशनल नंबर पढ़ते हो, ये सारा का सारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाला ही तो है। और जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया उसको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो कंक्लूजन इज दैट कि रियल नंबर बहुत बड़ी चीज है, और जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे इसके पार्ट हैं, है ना, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर जिसको ये करना हो वो कर ले, अदरवाइज एक नया टॉपिक आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। चलो, नया टॉपिक आपका है कि भाई डेसिमल, है ना, नाम तो सुना ही होगा डेसिमल का।
डेसिमल का पार्ट है, अगर मैं कह दूं आपसे कि ये रही कोई चीज है ना, 0.478 है ना, 0, ठीक है। एक एग्जांपल ये हो जाता है और दूसरा एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और एक एग्जांपल और है आपके पास, 0 एक ये इस तरह का एग्जांपल है, और एक आपको मैं और एग्जांपल देता हूं, एक और है पॉइंट, ये पॉइंट है, ये 3 तरह के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि 3 तरह के एग्जाम्पल हैं तो समझाना आपको 3 चीजें हैं हमें, मतलब कि यार देखो कंटेंट तो बहुत है, अपने पास टाइम भी बहुत है, ठीक है। तो ये 3 तरह की चीजें हैं और समझानी भी मुझे 3 तरह की चीजें ही हैं। अब पहली चीज क्या है, पहली चीज आप देख रहे होंगे कि ये दशमलव है और दशमलव के बाद ये 3 अंक है, या फिर दशमलव के बाद 4 अंक हो, या फिर दशमलव के बाद 5 अंक हो, है ना। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये 3 है और ये डॉट डॉट करके मतलब कि ये बढ़ता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ये कोई 3 अंक 4 अंक वाली बात नहीं है, ये इनफाइनाइट वाली बात है। यहां भी देखिए इनफाइनाइट वाली बात है, यहां भी देखिए इनफाइनाइट वाली बात है। बट इसमें हमको एक चीज मिल रहा है, क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 का रेपिटेशन बार बार हो रहा है, यहाँ पे 4 9 का रेपिटेशन देखिए बार बार हो रहा है, यहाँ पे 7 7 का रेपिटेशन बार बार हो रहा है। और ये तीसरा एग्जांपल क्या है कि ये आपका इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, कोई सीक्वेंस नहीं, ना ये एक डिजिट के बाद जाके रुक जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा, और ना ही ये किसी नंबर को रिपीट कर रहा है, तो ना ये रिपीट कर रहा है और ना ही ये एक प्रॉपर डिजिट के बाद रुक जा रहा है, मतलब ना रुक रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, इसमें एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, और इसमें तो एक सीमित दशमलव है जिसको हम कह सकते हैं कि एक शांत दशमलव है। और जिसको शांत दशमलव कहते हैं उसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो देखो शांत का मतलब क्या कि एक निश्चित टर्म में जाके जो दशमलव है वो रुक जाए, एक निश्चित टर्म में जाके, एक निश्चित डिजिट पे जाके आपका दशमलव रुक जाता है। अगर 3 पे गया है तो या तो फिर 4 पे भी जाके रुक सकता है, 5 पे भी जाके रुक सकता है, 6 पे भी जाके रुक सकता है, 7 पे रुक सकता है, मतलब एक निश्चित टर्म में जाके दशमलव रुक जाए, ठीक है। अगर दशमलव रुक जाता है तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कि भाई ये शांत दशमलव है, क्या है, शांत दशमलव। अब एक चीज तो मैंने आपको समझा दिया, क्या कि अगर डेसिमल किसी टर्म में जाके रुक जाता है, किसी लास्ट टर्म पर जाके अगर डेसिमल खत्म हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका शांत दशमलव, मींस टर्मिनेटिंग, टर्म एंड हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, यहां पे रिपीट हो रहा है लेकिन टर्म जो है वो एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन जो है डिजिट जो है ना वो रिपीट कर रहा है,
और अगर डिजिट रिपीट कर रहा है तो उसको हम या तो रिपीटिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या तो रिपीटिंग बोल सकते हैं, या तो रिपीटिंग बोलिए, या फिर इसी का एक और पार्ट है जिसको हम रिकरिंग बोलते हैं, रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। रिपीटिंग का मतलब होता है कि जिस नंबर का दोहरान हो रहा है, मतलब कि बार बार दोहराया जा रहा है, और रिकरिंग सेम उसका सिनोनिम्स है ना। रिकरिंग मींस भी होता है कि बार बार दोहराया जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि टर्म एंड नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? तो दो चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब ये तीसरी चीज की बारी है। ये क्या चीज है भाई? देखो, पहली बात तो इसमें टर्म एंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। और दूसरी बात ये है कि ये संख्याएं दोहरा भी नहीं रहा है, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। ठीक है, पहली बात क्या कि अगर डेसिमल किसी टर्म में जाके अगर एंड हो जाता है, यानी कि 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद, 6 अंक के बाद अगर जाके वो एंड हो जाता है तो वो शांत हो जाता है ना। शांत का मतलब क्या? खत्म। तो खत्म हुआ तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं खत्म हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी चीज क्या है? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या चीज है? रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग। अगर डेसिमल के बाद कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है तो वो रिपीटिंग, और अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो वो नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब तीसरी चीज क्या है भाई? इससे आपके क्वेश्चन नहीं बनते, इससे आपके क्वेश्चन नहीं बनते। इसको सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि आप ये चीज बता सको कि ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है ना, रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग, मतलब किस तरह का ये डेसिमल है। बस इससे आपको क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जाते? क्योंकि इसका फ्रैक्शन आपको नहीं बना पाओगे, इसका फ्रैक्शन आप नहीं बना पाओगे, और इस चीजों का फ्रैक्शन आपको बनाने आ जाएगा, इसका भी फ्रैक्शन आपको बनाने आ जाएगा, इसका भी बना लोगे, इसका भी बना लोगे, मतलब सारी चीजों का फ्रैक्शन आप बना लोगे। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है उसका फ्रैक्शन नहीं बनता, और फ्रैक्शन नहीं बनता तो क्वेश्चन भी इससे पूछे नहीं जाते। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इन दो टर्मिनेटिंग डेसिमल से और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग डेसिमल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और बहुत अच्छी तरीके से जितने भी आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या जितने अदर बुक्स में क्वेश्चन है वो भी आपको बताए जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे ही चैप्टर खत्म होता है वैसे हम आपको पीडीएफ देंगे, और साथ साथ जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो हम सॉल्व कराएंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, और चलते हैं उस चीज की तरफ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो टर्मिनेटिंग, सबसे पहले हम शांत दशमलव का कुछ क्वेश्चन है, यानी कि शांत दशमलव का मतलब टर्मिनेटिंग, है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल का कुछ क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया, सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि भाई देखो ये रहा 497, है ना, इसको क्या करो आप, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करके दिखाओ। तो फ्रैक्शन में चेंज अगर करना हो आपको तो एक चीज आप समझ जाइए, समझना क्या है, समझना ये है कि
इसको अगर आपको सोल्व करना है तो दो तरीके हैं, है ना। हर चीज़ देखो भाई, पहली बात ये है कि तरीके का मतलब क्या होता है। तरीके का मतलब ये है कि अगर मेरी जेब में 10 रुपया है, ठीक है, तो उसको मैं कई तरीके से बता सकता हूँ कि भाई 10 रुपया मैं रिप्रेजेंट करने का तो कई तरीका हो सकता है। अगर मैं आपसे सीधे सीधे कह दूँ कि मेरी जेब में 10 रुपया है, ये सही है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरी जेब में 9 से 1 ज़्यादा रुपया है, तो भी सही है। अगर मैं आपसे कह दूँ कि मेरे पास 20 का आधा रुपया है, तो भी सही है। तो रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं, बट आपको आना चाहिए, है ना। तो चलो भाई, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। इसको आपको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या कि आप क्या करो, आप दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो आपको 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा। और आपके पिताजी का राज तो है नहीं, ना ही मेरे पिताजी का राज है कि आपने 1000 रुपया ऐसे ही फेंक दिया, है ना। 1000 रुपया अगर आपने फेंका है तो 1000 रुपया आपको वसूलना भी तो होगा। तो जो आपने दिया वो आपने ले लिया, बात बराबर है ना। मतलब कि अगर 3 जीरो है तो सॉरी, अगर 3 डिजिट पे डेसिमल है तो हम 3 जीरो से मल्टीप्लाई और 3 जीरो से डिवाइड, बात वही पड़ेगी, कोई समस्या नहीं है ना। और जब 3 जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल, अगर देखो जितने जीरो से करोगे, ठीक है ना, उतना डिजिट डेसिमल इधर शिफ्ट होता जाएगा, किधर, इस तरफ, यानी कि दाएं शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम आपने 3 जीरो से मल्टीप्लाई किया है तो डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट राइट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 497, है ना। डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया और डेसिमल यहां लिखो या ना लिखो, और नीचे क्या है, 3 जीरो तो है ही। तो ये आपका हो गया फ्रैक्शन में, बात समझ में आई। चलो और देखते हैं 4.92, इसको बताओ, इसको किस तरह से आप डेसिमल में रिप्रेजेंट, फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो भाई मैंने आपसे साफ साफ कहा है, क्या साफ साफ ये क्या कहा है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट, डेसिमल के बाद जितनी डिजिट उतने जीरो का मल्टीप्लाई, और जितना दिया उतना हमने वापस लिया, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया कि जितना जीरो से आप मल्टीप्लाई करोगे, 1 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दशमलव 1 डिजिट इधर, 2 जीरो से हो रहा है तो 1 डिजिट इधर, 3 से हो रहा है तो 3 डिजिट इधर, है ना। तो आपके पास सिर्फ 2 ही जीरो तो है, तो दशमलव क्या करना है, 2 डिजिट इधर, यानी कि 492/100। अब इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, इसको आप 100 से भाग करोगे तो यानी कि 4 होल 92/100, ये भी कर सकते हो। अगर ये आपको डायरेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप यहां कर सकते हो। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि 4 प्लस 0.92, ऐसे लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। अब इसको छोड़ो, इसको सिर्फ सॉल्व करो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई और जितना दिया उतना वापस, है ना। तो ये क्या कर देगा, इसको 92 कर देगा, दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा और उधर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब ये बना, और प्लस क्या है, +4 भी तो है ना। तो चाहे आप इसको गुणा करके लिख दो या फिर ऐसे 4 होल 92 बना दो, चाहे ऐसे लिख दो चाहे उस तरह से लिख दो, बात दोनों एक ही है, ठीक है ना। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको कि 9.231 और आपसे कह दूं
कि इसको सोल्व करिए और फ्रैक्शन में लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 3 जीरो का मल्टीप्लाई और जितना दिया उतना वापस लिया, है ना। इसको क्या लिख सकते हो, 9 प्लस ऐसे करके लिख सकते हो ना, 9 प्लस 0.231, और काम तो हमें वही करना है, जितना दिया उतना वापस लिया, है ना। बात समझ में आ रही है ना। चलो 9 प्लस, इसको आप क्या करोगे भाई, 3 जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल क्या होगा, 3 डिजिट इधर जाएगा, इसका मतलब 231 यानी कि 231 अपॉन 1000, है ना। और ये हो जाएगा 9 होल 231 अपॉन 1000, है ना। तो ये होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल का तरीका, मतलब कि आप कैसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो टर्मिनेटिंग डेसिमल को। बात आती है नॉन टर्मिनेटिंग की। अब देखो भाई, अब मैं आपसे एक बार बोल दिया कि आप ये तरीका हमेशा नहीं दोहराओगे, ये तरीका आप हमेशा नहीं दोहराने वाले, तो आपको करना क्या होगा, आपको सीधे सीधे करना होगा। क्या करना होगा बताइए, आपको करना होगा सीधे सीधे कि अगर आपको 9.23 ऐसे करके दे दिया है, ठीक है ना, तो आपको ये सारी चीज़ झंझट पालने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, है ना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार करके देखो, तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 923 हो जाएगा, है ना, दशमलव का ये 2 डिजिट इधर चला जाएगा बटा 100। आपको लग क्या रहा है कि क्या हो रहा है, चीजें क्या हो रही हैं। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये चीजें तो वही रह गई, ये चीजें तो वही रह गई, कोई समस्या नहीं है। अरे हाँ, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 9 सही 23 बटा 100 आएगा, ये भी तो आएगा, ये भी सही है, ठीक है। बट एक बार ध्यान से देखो कि चीजें हो क्या रही हैं, 923 का तो 923 है, उसमें कोई अंतर है क्या, बिल्कुल नहीं है। बस बढ़ क्या रहा है, ये 100 ही तो बढ़ रहा है। अब 100 का मतलब क्या, 2 जीरो। अब 2 जीरो का मतलब क्या भाई, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो हमने नीचे 2 जीरो लगा दिया। बात समझ में आई, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो हमने नीचे 2 जीरो लगा दिया। दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो नीचे हमने 1 जीरो लगा दिया। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो नीचे हमने 3 जीरो लगा दिया और डेसिमल हटा दिया, ठीक है। तो कहने का यही मतलब है, समझते रहिए, है ना। एंड नाउ टाइम फॉर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल, है ना। और जो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। और अगर किसी का क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है ना, नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल सॉल्व करते हुए अगर किसी का आंसर गलत हो जाता है, तो एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपका सवाल सही है कि नहीं, ठीक है। बट मुझे तो लगता है कि अगर मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो चलिए भाई, हमें क्या पढ़ना है कि नॉन रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग का मतलब, सॉरी, अरे यार, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसका टर्म एंड नहीं होता है, वो डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाता है। रिकरिंग का मतलब संख्याओं का दोहरान होता है, मतलब कि डिजिट जो है वो बार बार रिपीट करी जाती है। और डेसिमल का मतलब तो आप जानते ही हो, जैसे अगर हम ये कह दें आपसे कि 0.494949 डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना, तो आप क्या देख रहे हो कि 2 डिजिट है यहाँ पे, यानी कि 4 और 9 4 9 4 9 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिख दो 0.49 पे बार, क्या लिख दो 0.49 पे बार। और बार का मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। क्या समझ में आया, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप कह सकते हो कि ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर है ना। हाँ भाई, चलो अगर मैं ऐसे लिख दूं
है ना, इनफाइनाइट फ्लो। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी तो यही लिख सकते हो, है ना, 0.4 पे बार। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0.3494949 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब 3 रिपीट नहीं हो रहा है, 4949 रिपीट होता जा रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि 0.3 तो रिपीट नहीं हो रहा, तो 3 को रख दो, रिपीट क्या हो रहा है 49, और 49 रिपीट हो रहा है तो रिपीट पे बार। क्या लिख सकते हो 0.349 पे बार, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और रिपीटिंग भी है, रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो आप सीखेंगे आज, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लेता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है ना, तो वो लेने में एक चीज तो साफ हो जाएगी, है ना। अगर आपने कहीं पे सीखा होगा तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और नहीं सीखा होगा तो डेफिनेटली वो तो बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। चलो भाई, ये रहा ये पॉइंट है, और इसके बाद 3 3 3 3 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है ना। सोल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको, जो बहुत बेनिफिशियल होगा। पहली चीज तो ये कि आप जो दूसरा तरीका है उसको सिर्फ आंसर चेक करने में इंप्लीमेंट करेंगे, है ना, या फिर अगर वो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं इस तरह के तो आप उस तरीके को इंप्लीमेंट करेंगे ताकि आपका टाइम बच जाए। और अगर आपको लिखना है तो आप अभी मैं जो तरीका बता रहा हूं आप वही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको x के इक्वल मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब देखो भाई, अब क्या करना है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप और इस तरह से लिख सकते हो 0.3 पे बार। अरे भाई एक ही डिजिट तो है जो रिपीट हो रहा है, तो इसको आप 3 पे बार लिख सकते हो। इसका मतलब बार का मतलब क्या कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, 3 3 बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अब अगर एक डिजिट पे बार है, अगर एक डिजिट पे बार है तो एक 0 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ, है ना। अगर एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई एक 0 से करोगे, अगर 2 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट से, मतलब 2 0 से करोगे, अगर 3 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई 3 0 से करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये है कि 10x इज इक्वल टू, अब भाई एक बात बताओ कि आपने एक 0 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो दशमलव कहाँ जाएगा, एक अंक दाएं शिफ्ट होगा, एक अंक राइट शिफ्ट होगा, है ना, यानी कि 3.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब कहने का मतलब ये है कि अगर जो चीजें अनंत होती हैं, अगर उनसे हम 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया निकाल लें तो वो कम थोड़ी हो जाता है। समुद्र से कहते हैं ना, समुद्र अनंत है, अगर वहां से 1 लोटा पानी निकाल लें तो क्या समुद्र -1 लोटा हो जाता है क्या, है, नहीं होता है ना। अनंत -2 रुपया हो जाएगा क्या, नहीं होता। वो जो अनंत है तो अनंत ही रहेगी, चाहे उससे 10 रुपया 20 रुपया निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम क्या करेंगे, इस अनंत में से इस 3 को हम अलग कर लेंगे, यानी कि 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333 डॉट डॉट डॉट, है ना। अब एक बार देखो कि इसको हमने क्या माना था, इस चीज को हमने क्या माना था, इसको हमने x के बराबर ही तो माना था, है ना। देखो x के बराबर ही तो माना था, बाद में हम 10 का मल्टीप्लाई किए। इस चीज को हमने क्या माना था, x माना था, तो हम x यहाँ पे रख देंगे, यानी कि 10x इज इक्वल टू 3 और प्लस इसकी वैल्यू x को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 10x माइनस x इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। इसको आप सोल्व करोगे तो 9x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा, है ना। और इसी x की वैल्यू आपको चाहिए थी, यानी कि इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/9, है ना। इसका फ्रैक्शन क्या बन गया
3/9। अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो छोटा तरीका वो सीखो। छोटा तरीका क्या है कि भाई जितने डिजिट पे बार है ना नीचे उतने 9 लगा दो, दशमलव हटा दो। अब इसको भी तो सॉल्व कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि 1/3 कर सकते हो ना, कर सकते हो। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 है ना, 1/3। अब जो मैं आपको छोटा तरीका बता रहा था क्या है कि भाई देखो कितने डिजिट पे बार हैं, एक डिजिट पे बार है, इसका मतलब दशमलव हटाओ, बार भी हटाओ, नीचे 9 लगाओ, सीधे सीधे दशमलव हटाओ, बार हटाओ, जितने डिजिट पे बार है उतने 9 लगाओ, बात खत्म करो, है ना। यानी 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 1/3 आया। आंसर चेक हुआ, 2 सेकंड का काम था, हो गया। चलिए इसको अगर उतारना हो तो उतारिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ठीक है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फिर वही कहानी है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.6 पे बार, है ना, क्या लिख सकते हो 0.6 के बार। अब हम इसको लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू दिस, हमने इसको x के बराबर मान लिया। यहां देखिए कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है ना, और एक डिजिट पे बार होता है तो यहाँ पे 10 का ही मल्टीप्लाई, मतलब एक जीरो का मल्टीप्लाई, और एक जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इधर चलाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 6.6666, ठीक है। और फिर वही कहानी कि अगर आप इनफाइनाइट में से अगर 6 को निकाल लेते हो तो ये इनफाइनाइट ही तो बचने वाला है। और इसको किसके बराबर आपने माना हुआ है, इसको आपने x के बराबर माना हुआ है, तो यहाँ पे x आप फिल कर दोगे, इसको इधर लाओगे तो 10 में से 1 गया, 9x इज इक्वल टू 6, और ये उधर जाएगा तो x बराबर आपका आ जाएगा 6/9। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, यानी कि 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि 2/3। अब जो छोटा तरीका, जो आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो दशमलव हटाइए, बार हटाइए, जितने डिजिट पे बार है उतना नीचे 9 लगाइए। एक डिजिट पे बार है तो एक डिजिट पे 9 लगाइए, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि हो गया 2/3। क्या आया, आया यही है ना। तो ये चीजें हैं। आगे और क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, घबराइए मत, क्वेश्चन आपको एक से एक मिलेंगे, है ना, और अलग अलग बुक से भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी का मतलब सिर्फ एनसीईआरटी, काफी सारी बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। चलो भाई, 4 9 7 9 7 9 7 ना जो भी है, ये 10 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको बताया हुआ है क्या, दशमलव तो लिखोगे लिखोगे, 4 तो लिखोगे लिखोगे, क्यों, क्योंकि 4 तो रिपीट तो हो नहीं रहा, तो 4 को लिख दो। रिपीट क्या हो रहा है, 9 7 9 7, इसका मतलब 9 7 रिपीट हो रहा है, तो 9 7 पे बार, है ना। अब इसको आप क्या करो, x के इक्वल मान लो, है ना, और 2 डिजिट पे बार है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 डिजिट पे बार है तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से 100x हो गया, और 2 जीरो से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो दशमलव 2 अंक इधर चला जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 49.7979, है ना, है ना, डॉट डॉट डॉट, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हमें ये चाहिए, ये चीज चाहिए। हमें अगर ये चीज मिल जाए तो हम इसको x के बराबर रख लेंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए 4 9 7 9 7 चाहिए।
तो हमें मिलेगा कहाँ से? अरे भाई 9797 ये देखो यहाँ है 9797। हमें 7 को क्या करना है? 4 बनाना है। अगर 7 को 4 बनाना है, दशमलव देखो ध्यान से देखो, दशमलव 7 को हमें दशमलव क्या करना है? दशमलव 4 बनाना है। तो भाई इसमें से अगर माइनस दशमलव 3 कर दें, अगर माइनस कर दें दशमलव 3 अगर माइनस कर दें तो दशमलव 4 मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। मतलब इस 7 को हम 2 में डिवाइड कर लें, किसमें किसमें? दशमलव 3 में और प्लस दशमलव 4 में। अगर डिवाइड कर लें दशमलव 3 और दशमलव 4 में अगर हम डिवाइड कर लें तो काम चल जाएगा हमारा, है ना। हम 4 वाले को अलग कर लेंगे, 3 वाले को अलग कर लेंगे। तो आप कर लीजिए अलग, 4 वाले को अलग कर लीजिए, 3 वाले को अलग कर लीजिए। हमको 4 चाहिए, है ना। तो जहां जो चाहिए वहां वो ले लीजिए। यानी कि 100x इज इक्वल टू 49 तो है ही यहाँ पे, यानी कि 49 दशमलव, यहाँ पे 3 अलग कर लीजिए और प्लस जो 4 वाला है 4 अलग किए, बीच में क्या आ गया? 97 यहाँ पे दशमलव है। अब यही तो है 9797 करके है 49, देखिए 4979797 आगे करके बढ़ रहा है। और इसको हमने क्या माना है? x के बराबर माना है। तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 100x इज इक्वल टू 49.3। इसको रख लेंगे x और ये इधर आएगा तो 1 घट जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो 1 घटेगा, यानी कि 99x इज इक्वल टू 49.3, है ना। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 49.3 बटा 99, ठीक है। और ये देखो, ये दशमलव को अगर इधर ले जाएंगे तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि 1 जीरो नीचे बढ़ा देंगे, लेते जाएंगे, है ना। ये हो गया आपका सोल्व। अब मैंने जो बताया था कि सबसे छोटा तरीका क्या होता है, वो भी आपके पास है, वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ छोटा तरीका क्या है। पहली बात तो आंसर ये आया है और आंसर आपको चेक करना है। अगर छोटा तरीका चाहिए वो मैंने बताया था कि आप आंसर चेक करने में इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? आप छोड़िए, आप सारा बार दशमलव सब हटाइए, मैंने पहले ही कहा। तो आपने हटा लिया, 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, सब कुछ हटा लिया। बार तो 2 ही डिजिट पे था, इस पे थोड़ी बार है। तो जिसपे बार नहीं है वो घटा लीजिए, जिसपे बार नहीं है वो घटा लीजिए, जिसपे बार नहीं है वो घटा लीजिए। जितना बार उतना 9, यानी कि 2 पे बार और 2 9। और जिसपे बार नहीं वो 0, जिसपे बार नहीं वो 0, है ना। अब 4 अगर घटा दोगे इसमें से तो यानी कि 497 में से 3 गया तो 93 बटा, अब क्या यही चीज तो है, बात समझ में आएगी। तो आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे, बट आज के लिए आज मुझे लगता है काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन बहुत शुभ हो।